इसी बीच एक डेटा है, इसके बारे में आप सभी को बता देते हैं दर्शकों को। देखिए, म्यूचुअल फंड को लेकर एमपी के आंकड़े आए हैं जो थोड़े से चौंकाने वाले हैं, ये ऐसा कह लीजिए। सितंबर 2025 में जो है म्यूचुअल फंड उद्योग में जो है कुल 43,000 करोड़ रुपए यानी कि 43,000 करोड़ रुपए का आउटफ्लो दर्ज किया गया है, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर का पहला नेगेटिव फ्लो है। हालांकि अगर इक्विटी सेक्टर की बात करें, इक्विटी फंड्स की बात करें, तो उनमें जो है इनफ्लो की जो इनफ्लो है वो कायम है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं दिखी है, उसमें कुछ आंकड़े ऊपर नीचे जाते हुए नहीं दिखे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड उद्योग में इतना आउटफ्लो अभी दर्ज हुआ है। बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद सिप और रिटेल निवेशकों का भरोसा जो है इक्विटी फंड्स में लेकिन हमें बरकरार दिख रहा है। इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बिल्कुल एमपी थोड़े से इसमें चौंकाने वाले आंकड़े यहाँ पर सामने आए हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पर मंथ और मंथ बेसिस पे भी आप देखेंगे तो फिर उसमें कहीं ना कहीं लास्ट की जो मंथ है यानी कि सितंबर का महीना है उसमें गिरावट आई है। अप्रैल से लेकर अगस्त तक तो देखेंगे, जुलाई तक तो देखेंगे उसमें बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अगस्त और सितंबर में यहाँ पर एक तरह से ओवरऑल म्यूचुअल फंड का अगर आप देखेंगे यहाँ पर कैपिटलाइजेशन तो यहाँ पर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है। अप्रैल में 24,259 करोड़ रुपए था, उसके बाद मई में 19,013 करोड़ रुपए ये घटा, जून में बढ़ा क्योंकि थोड़ा सा इकोनॉमिक जो अनसर्टेनिटी थी वो थोड़ी कम होती भी दिख रही थी उस वक्त, और लोगों का भरोसा दोबारा मार्केट में जागता हुआ दिख रहा था। तो 23,587 करोड़ रुपए का जून में यहाँ पर एक तरह से फंड में निवेश होता हुआ दिखा था। जुलाई की बात करें तो फिर ये ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा सा कम रहा था, 42,702 करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश हुआ था इक्विटी में। अगस्त की बात करेंगे, दोबारा यहाँ पर गिरावट आई थी 33,430 करोड़ रुपए की। उसके बाद सितंबर के यहाँ पर देखेंगे तो जो नेट इनफ्लो यहाँ पर आप देख रहे हैं, नेट आउटफ्लो मतलब जो पूरा निवेश जो हुआ था इक्विटी में वो 30,421 करोड़ रुपए का यहाँ पर म्यूचुअल फंड में हुआ था। लेकिन अगर ओवरऑल यहाँ पर देखें अभी तो यहाँ पर थोड़ी सी ये आउटफ्लो जो यहाँ पर दिखा है वो कहीं ना कहीं एक तरह से थोड़ा सा चिंता का संकेत है। लेकिन इक्विटी फंड में भी 9% कम दिख रहा है हमको जो निवेश आया है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इक्विटी में फिर भी निवेशक जो है स्टेबल बने हुए हैं। लेकिन अगर आउटफ्लो हम ओवरऑल देखें म्यूचुअल फंड उद्योग में से तो अच्छा खासा आउटफ्लो नेगेटिव जो है फ्लो है हमें दिख रहा है इस बार। इस पर सर से थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल हमारा रहेगा, सर एमपी के जो आंकड़े हैं जिनके बारे में अभी हमने बताया, जिस तरीके का डेटा स्क्रीन पर दर्शकों को दिख रहा है, सर ये क्या बता रहा है? देखिए, ये बहुत सारी बातें बता सकता है। डाटा एक ऐसी चीज है जिसकी इंटरप्रिटेशन आपके पास खुली है, बट इसमें कारण सबसे पहले तो देखिए, ये कोई फिक्स फिगर हो नहीं सकती। ये फिगर तो चेंज होती रहेगी, और जब बढ़ती रहेगी तो हमें अच्छी लगेगी, हम सवाल नहीं पूछेंगे। जब नहीं बढ़ेगी तो थोड़े सवाल आते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब बाजार में ऑलमोस्ट 1 साल सवा साल हो गया है, 12 से 15 महीने हो गए जब निवेशक ने पैसा नहीं बनाया है। टाइम करेक्शन के थ्रू हम इस टाइम चल रहे हैं। तो जब एक निवेशक होते हैं, जब वो अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं 1 साल बाद उन्होंने देखा, तो थोड़ा प्रोत्साहन उनका कम होता है। कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस आता है। कोई नया इन्वेस्टर आया और 1 साल तक उन्हें रिटर्न नहीं आया, फोमो के कारण से आया था, रिटर्न आया नहीं और वो थोड़ा आया। तो हम लोगों के पास भी प्रैक्टिस में कई लोग कभी कभी आते हैं, वो कहते हैं जी पिछले 1 साल में रिटर्न नहीं आया तो हम एफडी ही क्यों ना कर लें। तो एक कारण वो हो सकता है नहीं है, वो बड़ा मुश्किल है बोलना, बट दैट कुड बी वन रीजन इन द मार्केट। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि टैक्सेशन कुड बी अ रीजन। लोगों ने टैक्स जमा कराना है, एडवांस टैक्स जाने हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। बाकी मेरे हिसाब से इन फिगर्स को बहुत ज्यादा हमें चिंता करने की अभी बात नहीं है, क्योंकि हम देखें मई में हमारा 19,000 करोड़ का था, आज हम 23-24,000 करोड़ पे हैं, 30,000 करोड़ पे हैं। तो फिगर इतने बुरे भी नहीं है कि इतनी बड़ी चिंता करने की जरूरत हो। एज एन इन्वेस्टर हम सबकी चिंता नहीं करते। एज एन इन्वेस्टर हम लोग अपना ख्याल रखें और अपने पैसे बरकरार तरीके से लगाते रहें, एसआईपी के थ्रू लगाते रहें, और जब जब बाजार में गिरावट हो तब तक बाजार में इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा टाइम है। और आपके शो के द्वारा जो इन्वेस्टर्स जो रेगुलर जुड़े हुए हैं, उसको एक्सपर्ट्स रोज एक्सपर्ट आते हैं, वो अपनी राय देते हैं। अगर हम उसको सुन के जब बाजार में सस्ता है उस टाइम पे पैसा ठीक जगह पे लगाते हैं तो रिटर्न कमाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं आएगी।
सो बिल्कुल सर, आप जैसे एक्सपर्ट होते हैं तो फिर जो निवेशक होते हैं उनमें थोड़ा सा भरोसा और थोड़ा सा जो डर होता है वो दूर भी होता है। लेकिन सर अगर एक तरह से देखा जाए यहाँ पर, तो पिछले एक साल में अगर हम लोग देखें तो इक्विटी तो ऑब्वियस सी बात है उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखा गया था। कि हालांकि अभी के 2-3 मंथ्स या 4 मंथ देखेंगे तो फिर उसमें थोड़ी सी रिकवरी देखी गई, और अभी जो मार्केट है वो स्टेबलाइज भी है थैंक्स टू DIIs भी मेरे ख्याल से, क्योंकि FIIs तो काफ़ी आपका यहाँ से बाजार से पैसा निकाल ही रहे थे। लेकिन अगर उसी अप्रोच को अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं लोगों में डर तो नहीं था कि इस वजह से ही वो शायद जो आपकी जो निकासी हो रही है यहाँ पर म्यूचुअल फंड से, वो इस वजह से हुई क्योंकि पैनिक तो एक तरह से क्रिएट हुआ था, नेगेटिव रिटर्न्स आ ही रहे थे। SIP की बात कर लीजिए या फिर इक्विटी की बात कर लीजिए, नेगेटिविटी की वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डर तो नहीं था, इसी वजह से उन्होंने पैसे निकाले थे। देखिए फैटीग आ जाता है, 1 साल का पीरियड हमारे हिसाब से बहुत बड़ा पीरियड नहीं है बाजार के अंदर रिटर्न को कमाने का। मगर आप देखिए जो नया निवेशक आता है, फोमो लेके आता है, उसने पास में रिटर्न देखा है 15%, 20%, 25%, और वो पैसा लगाता है और अगले 1 साल उसको रिटर्न नहीं आता और उसकी कन्विक्शन भी नहीं होती है मार्केट के अंदर, तो वो घबरा जाता है, वो पट से अपने कहता है मैं FD जाऊंगा। तो इसीलिए जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर नहीं है और उसके पास एक अच्छा सलाहकार भी नहीं है और वो आपका शो भी नहीं देख रहा है, तो वो ये 3 कारण जिसके पास चीजें नहीं है तो वो बड़ी मुश्किल होती है उनके लिए रुके रहना। अगेन मैंने जैसे हम बात करते हैं बिहेवियरल की बात है, इन्वेस्टमेंट इज मोर अबाउट बिहेवियर देन एनीथिंग एल्स। तो बिहेवियर जो है वो एक लोगों से एकदम विपरीत काम करा लेता है। बाजार जब सबसे तेज होता है, चरम पे होता है, तो हर कोई पैसा लगाने आ रहा होता है। जैसे आज चांदी की, सोने की बात कर रहे हैं, हर कोई पैसा लगाना चाह रहा है क्योंकि बढ़ गए हैं, लोगों को लग रहा है कि वो चलता रहेगा। वैसे ही जब इक्विटी मार्केट डाउन होती है या उसके अंदर रिटर्न नहीं आ रहा होता है तो इन्वेस्टर घबरा जाते हैं, इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। वीक प्लेयर्स मूव आउट ऑफ द मार्केट, जो लोगों का कन्विक्शन नहीं है वो चले जाते हैं। तो ये ठीक नहीं है। इसीलिए जो आपका शो द बोनस सिप की टिप जो काम कर रहा है वो इसीलिए सराहनीय है क्योंकि आप लोग कन्विक्शन दे रहे हैं लोगों को, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि क्यों इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और क्यों इन्वेस्टमेंट में रुके रहना चाहिए। मुझे याद है आपके शो में जब सबसे पहला मैंने आपके साथ शो किया था SIP के ऊपर ही था, तो मैंने उस दिन एक लाइन कोइन करी थी और वो मेरी लाइन ये थी कि SIP बंद करना पाप है। दिव्या जी शायद जानती है, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो वो SIP पाप करना पाप है, क्यों इतने भारी भरकम शब्द हमने दिए थे कि SIP बंद करने से पहले दिमाग में घंटी चले कि मैं पाप करने जा रहा हूँ, रुक जाऊं, सोचूं 2 बारी। तो इसीलिए इतनी स्ट्रॉन्ग लाइंस थी। तो अभी भी हम यही कहेंगे, इन्वेस्टर्स को कन्विक्शन के साथ आना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाहिए, SIP के रास्ते से आना चाहिए, STP के रास्ते से आना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, एक अच्छे सलाहकार के साथ आए जो आपका हैंड होल्डिंग कर सके, आपको समझा सके कि आपके गोल्स के हिसाब से आपने किस में इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं हो कि आपके गोल 1 से 1.5 साल 2 साल बाद ही आने वाला है और आप पिछले 2 साल की इक्विटी का रिटर्न देख के आप एंट्री कर रहे हैं, वो बहुत गलत होता है और ऐसे इन्वेस्टर मार्केट को नहीं चाहिए। मार्केट ऐसे इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं करता। बिल्कुल सर। सर एक चीज़ और मैंने देखी है कि आउटफ्लो के तो आंकड़े एमफी की तरफ से आए ही हैं सर, इनफ्लो में भी अगर देखें इक्विटी फंड्स में देखा जाए 9% की गिरावट पिछले 1 महीने में देखी गई है। इनफ्लो कम आया है, 9% कम है इनफ्लो। सर इसकी क्या वजह है? पिछले 1 महीने में क्या अनसर्टेनिटीज की वजह से? प्लस सर फ्लेक्सी कैप फंड्स लोगों की काफ़ी पसंद बनते हुए नजर आ रहे हैं, 7,000 करोड़ से ज़्यादा का इसमें निवेश देखा गया। मतलब सर क्या है ये? एक तरफ इक्विटी फंड्स में निवेश कम है लेकिन फ्लेक्सी कैप में लोगों का रुझान है, ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जो है आउटफ्लो बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन इक्विटी में लोगों का भरोसा बना हुआ है। देखिए ओवरऑल मेरे हिसाब से एक अच्छा काम है कि जो फ्लेक्सी कैप एक अच्छी एसेट क्लास है, एक अच्छी कैटेगरी है इस टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों अच्छी कैटेगरी है? क्योंकि वो थोड़ी लार्ज कैप ओरिएंटेड कैटेगरी है और हम भी आपके शोज में बार बार बोल के आए हैं, इस टाइम पे लार्ज कैप इज मेकिंग मोर सेंस देन मिड एंड स्मॉल कैप। अभी जो भी आप पैसा निवेश कर रहे हैं उसमें लार्ज कैप को फोकस ज्यादा करें और लार्ज कैप को फोकस ज्यादा करने के लिए फ्लेक्सी कैप एज अ कैटेगरी आपके लिए बहुत अच्छी कैटेगरी है। उस कैटेगरी में आप अगर लगे रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं है इस टाइम पे। दैट इज द बेस्ट कैटेगरी टू लुक एट। अब बात ये आती है कि सितंबर में 9% कम क्यों आया? अगेन मेरी पिछली वाली बात, क्योंकि बाजार सितंबर में सस्ता था, बाजार सितंबर में ज्यादा अट्रैक्टिव था, इसलिए लोग सितंबर में थोड़े से घबरा के कम पैसा लोगों ने डाला है।
और कोई कारण नहीं है इनफैक्ट अभी आपको लेटेस्ट डाटा बोलूं तो अभी पिछले लेटेस्ट जो डाटा आ रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि एफआईआई वापस बाजार में आ रहे हैं। एफआईआई आगे आने वाले टाइम में आप देखिएगा, मुझे ऐसा अनुमान है कि एफआईआई बहुत अच्छे तरीके से आएंगे वापस इंडिया। और जिस दिन आपको एफआईआई भी आते हुए दिख गए, डीआईआई तो जैसे अभिषेक जी ने बोला, उन्होंने तो मेंटेन करके रखा ही हुआ है बाजार को। ये दोनों जब बायर हो जाएंगे तो बाजार फिर अलग लेवल होगा, वापस एक तरह से वापसी करता हुआ बाजार दिखेगा। हालांकि अभी भी थोड़ा स्टेबलाइज है, और जैसे कि सर ने बताया कि एफआईआई से एक बार वापसी कर लेंगे तो उसके बाद डबल टीम यानी कि डीआईआई और एफआईआई जो होंगे वो एक साथ मिलकर बाजार को और बूस्ट अप कर सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, एसआईपी जैसा है आप करते रहिए, और उसमें शॉर्ट टर्म ये थोड़ी सी रुकावटें तो आती रहेंगी, लेकिन लंबा सफ़र जब यहाँ पर है तो फिर उसमें मेरे ख्याल से छोटी मोटी रुकावटों से आपको एक तरह से यहाँ पर परेशान होने की जरूरत यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। सर वापस अभिषेक आते जी हैं, एक लाइन और बोलना चाहूंगा इसमें। इनफैक्ट मैं एज एन इन्वेस्टर्स के लिए बोलना चाहूंगा, दिव्या जी मुझे बार बार बोलते हैं कि आप कुछ बोनस देते हो, तो ये बोनस है शायद। तो बोनस शो के लिए बोनस है कि बाजार में जो मंदी आती है, जैसे कि सितंबर में आई, उससे पहले हमने मार्च अप्रैल में 2025 में भी हमने मंदी देखी थी, बाजार में गिरावट देखी थी। उस गिरावट को कृपया करके बुरी नजरों से ना देखें, वो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप अपनी क्लॉक को पीछे करके सोना आज से 6 महीने पहले खरीद सकते या चांदी खरीद सकते होते, तो मेरे ख्याल से लाइन मेरे पीछे और आपके पीछे होती कि जरिए चलिए कैसे कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। तो जब वो मौका आ रहा है, इक्विटीज मार्केट के अंदर ये संकेत आ जाते हैं कि बाजार सस्ता है, वैल्यूएशन कंपैरेटिवली अच्छी है, उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स खरीदते हैं, वीक प्लेयर्स निकलते हैं। वही हमने सितंबर में देखा, यही हमने पहले भी देखा। इसीलिए इन मौकों का एज एन इन्वेस्टर हमारे को मौका कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, जब जब भी हो। अगर आप एसटीपीज कर रहे हैं तो अगले 2 या 3 महीने की एसटीपी, जितना बाजार नीचे है उतना एसटीपी को थोड़ा स्विच करके डाल दीजिए। अगर डेट में पड़ा होगा थोड़ा डाल दीजिए, अगर घर में पड़ा हुआ पैसा है, बैंक में पड़ा हुआ पैसा है, थोड़ा उस टाइम पे डाल दीजिए। एक एक्स्ट्रा आपको बूस्ट आता है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। उन अपॉर्चुनिटीज को ना छोड़े, कोशिश करें। बिल्कुल, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इसे एज एन अपॉर्चुनिटी आप देखें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मार्केट डाउन होगा तो यूनिट जो होंगी वो आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा आ जाएंगी, और जिससे कि जब इसमें इंक्रीमेंट होगा तो फिर अच्छा खासा इंक्रीमेंट होगा आगे चल के, तो उसमें फ़ायदा अल्टीमेटली आपको मिलता हुआ दिखेगा ही। सर अगर किसी निवेशक का लक्ष्य जो है यहाँ पर, अगर एसआईपी की या कॉर्पस के लिहाज से हम लोग देखें यहाँ पर 10-15 साल का लंबा लक्ष्य वो रख रहा है, तो क्या एसआईपी की जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि जिस तरह से हम लोग उसमें निवेश करते हैं उससे फ़र्क पड़ता है, या लॉन्ग ड्यूरेशन में सब एवरेज हो जाता है, यानी कि शुरुआत कहीं से भी वो कर रहे हैं अल्टीमेटली आगे जाके वो मिल ही जाते हैं? देखिए आगे जाके सब मिल जाते हैं। आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, कोई भी आप चाहे मंथली करें, आप डेली करें, आप वीकली करें, मेरा मानना ये है कि आपका फोकस इस पे ना होके इस बात पे होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा निवेश कैसे कर सकता हूं। जितना ज्यादा मेरा निवेश होगा उतना ज्यादा मेरा फल निकलेगा। मतलब जितनी कहते हैं जितनी शक्कर डालेंगे उतनी मिठास होगी, वैसे ही इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका एसआईपी अमाउंट जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा आपका रिटर्न होगा। परसेंटेज तो उसी के ऊपर लगेगा। तो इंपॉर्टेंट यही है कि आप फोकस आप ठीक जगह पर रखें। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है, बिहेवियर आपका कहता है कि मुझे एफआईआई की फ्यूचर एंड ऑप्शन के एक्सपायरी वाले दिन डालना है, तो आप उस दिन डालिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको लगता है हर वीक डालना है, हर वीक डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि आपके पहले हफ्ते में सैलरी आने के हम डालें, आप बिल्कुल करें। ये तीनों स्ट्रेटेजी में से जो स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लग रही है आप करें, बट करें और ज्यादा से ज्यादा करें। एक लाइन और, एक और बोनस आज दिव्या जी के लिए जी, कम लेने की बीमारी नहीं रखनी, ज्यादा से ज्यादा लेना। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करनी है। आपको कहने का मतलब यही है कि जब मार्केट नीचे आ रहा है तो भी आपको अपनी खरीदारी रोकनी नहीं है। जैसे कि सर हर बार कहते हैं कि जब सेल लगती है तो इंसान ज़्यादा पैसे मतलब ज़्यादा जाके खर्चा करता है, ज़्यादा कपड़े खरीदता है,
लेकिन जब निवेश की बात आती है तो आप लोग डर जाते हैं। जब मार्केट में सेल लगी होती है तो आप लोग डर के मारे अपने पैसे निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, बार बार आपको यही सुझाव हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं। अच्छा सर, कई ऐप्स जो हैं, मोबाइल ऐप्स, वो अब ऑटोमेटिक सिप एडवाइजर भी देते हैं जो मार्केट ट्रेंड देखकर तारीखें सुझाते हैं। सर, क्या इन पर ट्रस्ट करना चाहिए या फिर हमें खुद अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? मतलब वो कितने रिलायबल होते हैं? देखिए, ऐसा है, इतना ट्रैक करने का क्या लॉजिक है और फर्क हमें तो नजर आता नहीं। मगर क्या होता है, कभी कभी जो दिखता है वो बिकता है। तो दिखाने के लिए या कुछ लुभावना बनाने के लिए एप्स को कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनाना चाहते हैं कि सब ये कर रहे हैं बट हम ये कर रहे हैं। अब लोगों को लगता है ये अच्छा है तो लोग कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि करें, ज्यादा से ज्यादा करें। अगर उस तरीके से करते हैं उस तरीके से करें। बट हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी करने बैठे हैं, तो फर्क बड़ा नहीं आएगा। ऐसा क्रेडिबल डाटा नहीं है। हमने अलग अलग डेट्स पे ये डाटा की बार बार ये एनालिसिस कर चुके हैं। हमने पाया है कोई फर्क नहीं, कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं है सर। लेकिन एसआईपी की अगर जैसे अलग अलग जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, मंथली, क्वार्टरली, डेली वाला हिसाब किताब रहता है, उसके बाद डेट वाइज भी रहता है। अगर उसमें हम लोग एक तरह से उसमें वॉलेटिलिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो उसमें जो रिव्यू करना होता है, तो उसमें रिव्यू की स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए, जब अलग अलग हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, तो रिव्यू क्या अलग से इसमें करना चाहिए हम लोग को, या नॉर्मली जैसे हम लोग 6 महीने या 1 साल में करते हैं वैसे ही करना चाहिए? जी नहीं। आपको 1 साल के अगर इस तरह का पोर्टफोलियो है और अमाउंट अगर मान लीजिए रीजनेबल है, तो आपको 1 साल में रिव्यू जरूर करना चाहिए। 1 साल से जल्दी की रिव्यू की जरूरत, खासकर एसआईपी में आपको ज्यादा कुछ नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप हर 3 महीने में या 6 महीने रिव्यू करेंगे, आप कुछ बेटर नहीं कर पाएंगे। बट 1 साल का रिव्यू जरूरी है। 1 साल का रिव्यू जरूर करें। चलिए, कुछ सवाल जो है दर्शकों के आ गए हैं, उनमें से फटाफट से सवाल लेने की कोशिश करते हैं। शाकिब जी का सवाल लेते हैं पहले। कह रहे हैं, मैं हर महीने 5 फंड में 50,000 रुपए का निवेश कर रहा हूँ। मैंने 30 लाख रुपए एफडी में भी निवेश किया हुआ है, लाइन की फिक्स डिपॉजिट में। मैं एक 25,000 की नई एसआईपी करना चाहता हूँ, कौन सा फंड सही रहेगा? एक बार इनका पोर्टफोलियो देख लेते हैं। फिलहाल कहाँ निवेश चल रहा है, 50,000 का कौन से वो 5 फंड है। आईसीआईसीआई मल्टी एसेट है इनके पास, 10,000 की एसआईपी इसमें चल रही है। साथ ही एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है, 10,000 की सिप इसमें चल रही है। निपॉन मल्टी कैप में भी 10,000 की सिप चल रही है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है इनके पास, उसमें भी 10,000 की सिप है। बंधन का स्मॉल कैप है, इसमें भी 10,000 की एसआईपी इनकी चल रही है। 5 फंड, 50,000 रुपए और 30 लाख रुपए अलग से एफडी में निवेश किया है। 25,000 की नई एसआईपी भी करना चाहते हैं। सर, 25,000 अच्छा खासा अमाउंट है, आप क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें, और क्या इनका करंट पोर्टफोलियो सही है? देखिए, करंट इनकी स्कीम्स अच्छी स्कीम्स हैं, बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेरी सलाह ये रहेगी कि इन्हीं में से कोई 2 या 3 स्कीम्स में बढ़ा ले अपनी एसआईपी को, और नंबर ऑफ स्कीम ऐड करने की बहुत ज्यादा इनकी जरूरत नहीं है। शाकिब जी बहुत आराम से अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। बहुत सिंपल है, इनको नया फंड्स की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं में से जैसे मान लीजिए एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में डाल दें, एक ये मल्टी कैप में डाल दें और एक फ्लेक्सी कैप में डाल दें। इन तीनों में अगर इस 25,000 को बराबर भी कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। एक लास्ट सवाल ले लेते हैं यहाँ पर उर्वेश पटेल जी का। ये कह रहे हैं सर, एक पर्टिकुलर फंड के बारे में इन्होंने सवाल पूछा है। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड में 3 साल से एसआईपी कर रहे हैं, 2,000 रुपये की इनकी एसआईपी अभी चल रही है। अभी काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है ये फंड, तो क्या करें? पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड में पिछले 3 साल से 2,000 रुपये की इनकी एसआईपी चल रही है। जी, पीजीआईएम के फंड थोड़े से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और क्योंकि ये 3 साल हो गए हैं इनको अंडर परफॉर्मेंस देखते हुए, तो ये फंड अपना चेंज कर सकते हैं। सेम कैटेगरी के दूसरे फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाम हमने पहले भी दिए हुए हैं, उनमें वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो कई ऐसे और मिड कैप फंड्स हैं जिनमें आप डाइवर्सिफाई कर दीजिए, अपना निवेश जो है इस फंड से निकालिए और उसमें शुरू कर दीजिए। 3 साल हो गए अंडर परफॉर्म करते करते, अब आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अपनी बदल लेनी चाहिए। बाकी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज की चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े और आपने मुझे लगता है बहुत ही ग्राउंड लेवल पर आकर निवेशकों को समझाया कि किस तारीख को सिप करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। सिप करनी चाहिए, इससे फर्क पड़ता है। पहले शुरुआत करें, डिसिप्लिन से उसे कंटिन्यू रखें, उसके बाद जो है अपने निवेश की चिंता आप शुरू करिए, क्योंकि पहले शुरुआत करना ज़रूरी है किसी भी चीज़ की।
डिस्पाइट इसके कि हाँ मैं इस तारीख को कर लेता हूँ, उस तारीख को कर लेता हूँ, इससे ज़रूरी है स्टार्ट इट और उसके बाद अपने निवेश को बढ़ाएं धीरे धीरे करके, ताकि आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस जुड़ जाए, आपके फ्यूचर के लिए एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से हो जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है हाँ जी दिव्या जी, एक बहुत बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात आज ये कहना चाहेंगे, जैसे हम बिहेवियर की बात भी करी, आज का बहुत ही पावन दिन है उन दाम्पत्य के लिए, विवाहित जोड़ों के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के दिन के एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं, मैरिड वुमेन हैं, वो सब अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। तो आप ये देखिए, इतना पावन दिन है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की है, और इसको इन्वेस्टमेंट से आप कैसे जोड़ सकते हैं, मेरे को ध्यान में आ रहा है, एक बात करने चाहता हूँ मैं। और वो बात ये है कि वो ऑलमोस्ट सारी लेडीज आज के दिन सवेरे 4 बजे उठ के, जिसको हम लोग सरगी बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, वो कुछ खाना खाती हैं, उसके बाद सारा दिन शाम तक बिना पानी पिए रहती हैं। मैं आपके शो में ही एक कप कॉफी पी चुका हूं, उसके पहले पानी पी चुका हूं। मगर मतलब हैट्स ऑफ टू ऑल दीज वुमेन जो कि इतना डिसिप्लिन मेंटेन करती हैं, इतने पेशेंस मेंटेन करती है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी ऐसा ही चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे को डिसिप्लिन चाहिए। जब टाइम कठिन आता है, जब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू थोड़ी कम आती है, तो आप इस बात को याद रखें कि आपके घर की ग्रह लक्ष्मी इतना त्याग करती है उस दिन। आपको पूरे साल उस टाइम पे पेशेंस रखनी है जब मार्केट डाउन हो। आपको इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान से देखना है, आदर पूर्वक देखना है कि एक प्यार से ही आपके जिंदगी में जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक बहुत ही सुंदर फ्यूचर आपके लिए लेकर आ रही हैं। तो इन इन्वेस्टमेंट्स को भी एक प्यार भरी नजरा देते रहें। और आप सबको आज के पावन पर्व करवा चौथ की भी बहुत बहुत बधाइयाँ। सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वाकई में आपने सही बोला कि मतलब वो हैं तो हम हैं, और उनके ही सारे जो सेक्रीफाइसेस होते हैं, जो उनके जितने भी वो हम लोग के लिए जितने चिंता करती हैं उतने हम लोग के लिए करती हैं, उसका कोई हम लोग यहाँ पर एहसान चुका नहीं सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस शो में शामिल होने के लिए और तमाम इस जानकारियों को शेयर करने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद जी।